Myself is अविनाश शर्मा फ्रॉम करियर इन्फिनिटी क्लासेस काकादेव कानपुर। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में कि वहाँ पर नर्व कंडक्शन कैसे होता है, नर्व आगे कैसे प्रोपोगेट करती है, ये जानेंगे। चलिए, तो हम लोग पिछला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करें और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व कंडक्शन एट साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, देखिए साइनेप्स क्या होता है। जब दो नर्व आपस में जुड़ती है, जब दो नर्व आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो जंक्शन बनता है, इस जगह के जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। इस जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। जबकि जब एक नर्व, देखिए यहाँ मैंने बताया एक नर्व जब दूसरी नर्व से जुड़ती है तो उस जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब एक नर्व एक मसल से जुड़ती है, एक नर्व जब एक मसल से जुड़ती है, क्लियर, तो वहाँ जो जंक्शन बनता है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी शॉर्ट में बोलते हैं एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा था किसी भी नर्व के अंदर जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। किसी भी नर्व के अंदर की तरफ जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिकल, नर्व के अंदर कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर भी नर्व के अंदर चल रहा है इलेक्ट्रिकल। इसी तरह मसल के अंदर भी कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। और कैसे होता था ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। पोलराइज स्टेज, डीपोलराइज स्टेज, हाइपर पोलराइज स्टेज सब बता रखा है। आप इसको देखने के लिए लास्ट वीडियो को प्रेफर करें। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो सिनेप्स होता है, यहाँ पर ये प्रोपोगेशन कैसे होता होगा, क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है? नहीं, बिकॉज देयर इज गैप। अगर गैप हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो कर नहीं पाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर नहीं पाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों जगह पर किस टाइप से नर्व कंडक्शन होगा, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा यहाँ इलेक्ट्रिकल ना होकर करके केमिकल कंडक्शन होगा। केमिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बजाय केमिकल कंडक्शन। इसलिए हम कहते हैं टोटल अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा केमिकल, इस जगह पे इलेक्ट्रिकल, इस जगह पे केमिकल। तभी हम बोलते हैं नर्व कंडक्शन कैसा होता है, नर्व कंडक्शन इज इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल इनसाइड द नर्व और केमिकल बिटवीन द जंक्शन। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला कि केमिकल कंडक्शन होगा, केमिकल कंडक्शन। अब यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल भी इन्वॉल्व होगा। इन केमिकल के ग्रुप को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। न्यूरो ट्रांसमीटर, हालांकि मैं आपको याद दिला देता हूँ, साइनेप्स हमारे सिलेबस में है, पहले हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि साइनेप्स क्या होता है। तो देखिए साइनेप्स कैसे बनता है, जब दो नर्व आपस में जुड़ती है तो साइनेप्स बनता है। साइनेप्स कैसे बनेगा इसको जानने के लिए आपको ऐसे देखना पड़ेगा। ये एक्सॉन का एंड था, याद करिए एक्सॉन के एंड जो होते हैं फूले हुए होते हैं। ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन एंड है। एक्सॉन एंड जो होता है वो सोलन होता है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बल्ब। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें भरा होता है कुछ केमिकल। इन्हीं केमिकल को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। दिस इज नोन एज सिनेप्टिक वेसिकल filled by न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर शॉर्ट लैंग्वेज में बोल देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भरा होता है। क्लियर। अब ये एक दूसरी नर्व है, जो दूसरी नर्व होती है, ठीक है, उसका ये डेंड्राइट भाग होगा। ये डेंड्राइट भाग होता है, डेंड्राइट। तो यहाँ पर
यहाँ पर क्या होता है दूसरी नर्व है, यहाँ पर देखिए गैप है, एक गैप होता है, ठीक है। इस गैप को क्या कहते हैं ये जानना है हमें। ये आपने देखा साइनेप्स कैसे बना, जब एक एक्सॉन एक डेंड्राइट से किसी गैप द्वारा जुड़ता है तो इसे बोलते हैं साइनेप्स, इसे बोलते हैं साइनेप्स। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं किस तरह से साइनेप्स बना, क्या होता है, एनसीईआरटी के सारे एस्पेक्ट्स को समझते हैं। क्लियर, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें साइनेप्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। साइनेप्स दो प्रकार के होते हैं, द फर्स्ट वन इज केमिकल और सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल। ये बड़े कॉमन होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है, केमिकल। इलेक्ट्रिकल बहुत रेयर होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और कार्डियक नर्व में पाया जाता है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, हर चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा। तो देखिए ये रहा एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन, ये एक्सॉन के टर्मिनल हैं। एक्सॉन के टर्मिनल को अभी अभी बोला सिनेप्टिक नॉब या फिर सिनेप्टिक बल्ब, सिनेप्टिक बल्ब। क्लियर, ये देखिए ये सिनेप्टिक बल्ब है, ये देखिए फूला हुआ हिस्सा है, ये फूला हुआ हिस्सा क्या कहला रहा है, ये सिनेप्टिक बल्ब कहला रहा है। ये सिनेप्टिक बल्ब, ये देखिए पूरा हिस्सा ये सिनेप्टिक बल्ब कहला रहा है। क्लियर, इनके अंदर आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इनके अंदर आप देख रहे हो येलो कलर के कुछ केमिकल भरे हुए हैं, येलो कलर के केमिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर, तो आप इसको बोल सकते हो, देखिए पहले वाली नर्व है, ये पहले वाली नर्व है ना जो एक्सॉन था, आप उसी को बोल सकते हो प्री सिनेप्टिक नर्व, और इसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, नर्व का नाम क्या होगा, प्री सिनेप्टिक, क्योंकि सिनेप्सिस से पहले है इसीलिए बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व। एक्सॉन को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक नर्व और इसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। गैप का नाम क्या है, ये जो गैप मैंने आपको बताया था, यहाँ दो नर्व के बीच में जो गैप है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखिए अगली जो नर्व होगी, अगली जो नर्व होगी जिसको मैंने बोला था डेंड्राइट्स, ये तो डेंड्राइट्स का पार्ट है ना, ये डेंड्राइट्स का पार्ट है, तो इसको बोलेगा आप, इसको बोलिएगा पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व हो गया। क्लियर, यानी एक्सॉन इज नोन एज प्री सिनेप्टिक नर्व और डेंड्राइट्स इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, और दोनों के बीच के गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर आप प्री सिनेप्टिक नर्व की मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हो, तो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला जा सकता है। तो देखिए ये प्री सिनेप्टिक हो गई मेम्ब्रेन, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये पोस्ट सिनेप्टिक हो गई, और ये जो गैप था ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट था। अब एक बात और समझिएगा, अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा है, अगर ये दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, तब फिर क्या होगा, यहाँ पर केमिकल सिनेप्स बनेगा। और अगर दूरी ये बहुत कम है, बहुत क्लोजेस्ट है एक दूसरे के, अगर इनकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी क्लोज है, तब बनेगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर केमिकली कंडक्शन होगा और यहाँ इलेक्ट्रिकली कंडक्शन होगा, क्योंकि अगर दो वायर को बहुत पास पास ले आए तो उनमें करंट फ्लो कर सकती है। ध्यान दीजिएगा। क्लियर, अब एक खास बात और है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर तो येलो कलर वाले बबल्स को बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, इनका क्या नाम होता है, इनका नाम होता है रिसेप्टर, इनका नाम होता है रिसेप्टर, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी लिखा भी हुआ है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, रिसेप्टर आर द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो साइनेप्स कैसे बना, जब प्री सिनेप्टिक नर्व किसी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व के साथ जुड़ जाती है विद ए सिनेप्टिक क्लेफ्ट, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स। तो यहाँ पर साइनेप्स बन गया। अगर साइनेप्स का गैप ज़्यादा है तो केमिकल साइनेप्स बनेगा, और अगर गैप कम है तो फिर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और सिनेप्टिक जो बल्ब होता है वो क्लियर हो गया, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्लियर हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर क्लियर हो गया। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या खास एस्पेक्ट्स है, इसमें कैसे नर्व कंडक्शन होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन किस तरीके से होता है, ये हम जानते हैं। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कैसा कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है,
इसके बाद भी कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पर गैप है, गैप को हम बोल चुके हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तीनों ने मिलके एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स कितने टाइप के थे, दो, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अभी केमिकल साइनेप्स बिकॉज दे आर वेरी कॉमन इन अवर बॉडी। देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल संवेदना आती है, जैसे इलेक्ट्रिकल संवेदना आती है, तुरंत यहाँ पर कैल्शियम चैनल होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल। आपको वोल्टेज गेट चैनल बताया था ना, जब भी कभी वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो ये खुल जाते हैं। देखिए जनरली ये बंद रहते हैं, जनरली ये बंद रहते हैं, लेकिन जैसे ही वोल्टेज में बदलाव आया, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है तो वोल्टेज में बदलाव आएगा। जैसे ही वोल्टेज में बदलाव आएगा दे विल बी ओपन, क्योंकि ये वोल्टेज गेट चैनल है, तो जैसे ही वोल्टेज में बदलाव आएगा दे विल बी ओपन एंड कैल्शियम स्टार्ट्स टू एंटर, कैल्शियम अंदर आने लगेगा। कैल्शियम कहाँ पर आ जाएगा, सिनेप्टिक जो नॉब है उसके अंदर आ जाएगा, सिनेप्टिक नॉब के अंदर आ जाएगा। ये देखिए ये सारे कैल्शियम अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब कैल्शियम अंदर आने के बाद ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसको ये एक्सोसाइटोसिस करेंगे, इसकी एक्सोसाइटोसिस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोसाइटोसिस, इनको ये बाहर निकालेंगे, इनको सिनेप्टिक नॉब से बाहर धक्का देंगे, बाहर पुश करेंगे। और जब ये बाहर की तरफ पुश होगा तो ये इसकी मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा, और मेम्ब्रेन से फ्यूज करने के बाद फट जाएगा। जब फट जाएगा तो इसके अंदर जितने केमिकल थे जिनको आपने बोला था न्यूरोट्रांसमीटर, दे विल बी रिलीज इनसाइड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी ये सारे केमिकल अब देखिए इस गैप में आ चुके हैं। इस गैप का नाम क्या है, इस गैप का नाम आपने पढ़ा था सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नाउ द न्यूरोट्रांसमीटर रीच इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखिए इसको पकड़ने के लिए कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होती है, रिसेप्टर एक प्रोटीन होती है जो सेंसिटिव होती है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। ये जैसे ही ये आएंगे न्यूरोट्रांसमीटर, ये इन्हें ट्रैप कर लेगी, पकड़ लेगी, और जैसे ही पकड़ेगी तो यहाँ पर एक और गेट लगा होता है, एक और गेट लगा होता है सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। तो अभी आपको क्या बताया, देखिए जैसे ही यहाँ पर ये रिसेप्टर ने इनको रिसीव किया, तुरंत फिर से वोल्टेज में परिवर्तन हुआ, और जब वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएंगे, और वोल्टेज गेट चैनल जब ओपन हो जाएंगे तो सोडियम की एंट्री होने लगेगी। और आपको अच्छे से पता है कि जब सोडियम अंदर आता है तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, डीपोलराइज, और कौन सा पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप हो जाएगा तो आपको पता है बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मेम्ब्रेन कैसी हो गई, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो गई, और संवेदना इसी रूप में लोकल सर्किट के रूप में आगे बढ़ने लगी। लोकल सर्किट आपको बताया था ना किस प्रकार काम करते हैं, या आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही एक्सॉन से आया और इसके इस टर्मिनल में पहुंचा, यहाँ पर कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल विल बी ओपन। समझ में आया बच्चों, तो कैल्शियम वाले चैनल ओपन हो गए और ये कैल्शियम अंदर आ गया। कैल्शियम ने एक्सोसाइटोसिस किया, किसका एक्सोसाइटोसिस किया, सिनेप्टिक वेसिकल का, और सिनेप्टिक वेसिकल इस नॉब से बाहर आ गए, और जैसे ही ये बाहर आए ये बर्स्ट हो गए, और बर्स्ट होने के बाद इनका सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चला गया। सिनेप्टिक क्लेफ्ट से जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो अटैच रहती है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर होता है ये इसको बाइंड अप कर लेता है, और जैसे ही बाइंड अप करता है एक दूसरा गेट ओपन हो जाता है यहाँ पर, और उस गेट का नाम था सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होगा, you know very well there is entry of sodium ion, and as soon as there is entry of sodium ion the charges will be reverse, यानी यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस कंडीशन को डीपोलराइज कंडीशन बोलते हैं, और इस पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। कितने मिलीवोल्ट था बच्चों, +32 +40 मिलीवोल्ट। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से केमिकल इम्पल्स आगे बढ़ गई, केमिकल इम्पल्स आगे बढ़ गई। क्लियर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये इम्पल्स यहाँ से यहाँ तो आ गई, फिर वापस उल्टी दिशा में क्यों नहीं चली जाती। एक्चुअली जैसे ही रिसेप्टर प्रोटीन किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को बांधते हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है, उनको ब्रेक कर दिया जाता है, उनको उनके कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है।
तो जब कंपोनेंट टूट जाएंगे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में तो रहेंगे नहीं, इसीलिए क्या होगा, वो दोबारा कभी काम नहीं, मतलब इस टाइम काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो दोनों कंपोनेंट दोबारा यूनाइट ना हो जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एसिटाइल CO। एसिटाइल कोलिन को दो भागों में तोड़ देता है एक एंजाइम, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। देखिए, एज सून एज रिसेप्टर बाइंड्स द एसिटाइल कोलिन, मान लो ये इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन, जैसे ही रिसेप्टर इसको बांधेगा यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज होगा, नाम है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, और ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इसको एसिटाइल ग्रुप में और कोलिन में कन्वर्ट कर देगा। अब बताइए, एसिटाइल और कोलिन में कन्वर्ट हो गया, अब ये वर्क नहीं कर पाएगा, यानी संवेदना रिवर्स दिशा में वापस नहीं लौट पाएगी। इसीलिए सिनेप्स पर जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल, यानी फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट्स, एक्सॉन टू डेंड्राइट्स, उल्टी दिशा में संवेदना कभी नहीं जा सकती, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ बीन नाउ ब्रोकन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर उल्टी दिशा में अगर चले भी गए जो ब्रोकन फॉर्म में है, तो जब ये यहाँ पे चले भी जाएंगे एसिटाइल और कोलिन, तो दोबारा रीयूनाइट होकर के फिर ये इनके अंदर वापस इनके अंदर पैक्ड हो जाएंगे, और फिर जब तक नेक्स्ट संवेदना नहीं आएगी तब तक ये मैसेज को कन्वे नहीं करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब इस बात को हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स, यानी इस जंक्शन को बोला गया है साइनेप्स। क्लियर? ए साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी एक्सॉन, एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी डेंड्राइट्स, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप, मतलब या तो गैप बहुत होगा या तो गैप ना के बराबर होगा, तो लिखा मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए, अगर गैप ज़्यादा होगा तो बनेगा केमिकल साइनेप्स, और अगर कम होगा, बहुत क्लोजेस्ट होंगे, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप 0 होता है, बहुत रेयर होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं इसमें प्री और पोस्ट सिनेप्टिक आर इन वेरी क्लोज, ये देखिए लिखा है वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये नहीं लिखा हुआ है कि 0 डिस्टेंस पे होते हैं, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कंडक्शन चला जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दिस सिनेप्सिस, यानी कि इनसे डायरेक्टली ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंडक्शन हो जाएगा। ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन साइनेप्स में होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, किसकी तरह, जैसा कि हम लोग ने एक सिंगल एक्सॉन के अंदर पढ़ा था, यानी जिस प्रकार हमने एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन पढ़ा था और वो कैसे प्रोपोगेट होता है ये भी पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही होता है, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन एक्सॉन। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी फास्टर। अब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी तेज फ्लो करती है कि वाटर ज़्यादा तेज फ्लो करता है, कोई केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, सो इट विल बी वेरी फास्टर, ये बहुत फास्ट होगा, किसकी तुलना में, केमिकल साइनेप्स की तुलना में। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं हमारे शरीर में, कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियक न्यूरॉन में, कार्डियक न्यूरॉन्स में। क्लियर? कार्डियक न्यूरॉन्स में। अब देखिए केमिकल साइनेप्स, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड स्पेस। फ्लूइड फिल्ड स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला था, और फ्लूइड का क्या नाम था, फ्लूइड का नाम था न्यूरोट्रांसमीटर। देखा है, डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आप जानते हैं किस प्रकार होता है, तो मैंने आपको समझा दिया। देखिए केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम ही होता है ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करेंगे अक्रॉस द साइनेप्स। एक्सॉन के एंड में, एक्सॉन के एंड यानी सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बल्ब, वहाँ पे वेसिकल पाए जाते हैं जिनके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। जब कोई भी इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, एक्सॉन के एंड पर, बना के बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पर स्टूबुलेशन हो जाएगा और इनका मूवमेंट होगा। स्टूबुलेशन कैसे हुआ था
कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो गए थे ड्यू टू द चेंज इन वोल्टेज, इसीलिए कैल्शियम की एंट्री हो जाने से सिनेप्टिक वेसिकल जो थे वो मेम्ब्रेन की तरफ एक्सोसाइटोसिस होने लगे और उससे जाके फ्यूज हो गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड देन रिलीज दियर न्यूरोट्रांसमीटर, उनका न्यूरोट्रांसमीटर निकल करके गैप में आ गया था, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू दियर स्पेसिफिक रिसेप्टर, अब देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बंधे थे, स्पेसिफिक रिसेप्टर किस पर पाए गए थे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, और इसका नेचर क्या था, प्रोटीन, दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर प्रोटीन इन नेचर, याद रखिएगा। क्लियर, आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था कि रिसेप्टर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। दिस बाइंडिंग ओपन द आयन चैनल, इस जैसे ये बंधा इसने आयन चैनल को ओपन कर दिया, कौन से वाले टाइप के, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल को, जिससे कुछ आयन की एंट्री हो गई, किसकी हो गई, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सोडियम की, और इससे नया पोटेंशियल डेवलप हो गया, कौन सा, एक्शन पोटेंशियल। कहाँ डेवलप हुआ, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में। अब ये नया पोटेंशियल जो डेवलप हुआ था, या तो ये एक्साइटेटरी होगा या तो इनिबिटरी। अब ये क्यों लिखा है कि या तो ये एक्साइटेटरी होगा या तो इनिबिटरी, एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर आर सच केमिकल which either passes the impulse to the next neuron or they stop the impulse or they can stop the impulse, so they are two type, neurotransmitter are two type। आइए देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के कैसे होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, देखिए इधर दिया हुआ है जैसे एसिटाइल कोलिन है, एक्साइटेटरी में आता है, नॉर एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन है, डोपामीन है, ग्लूटामेट है, सीरोटोनिन है और हिस्टामिन है, ये सब एक्साइटेटरी में आता है। क्लियर, कभी कभार सीरोटोनिन जो है वो यहाँ पर भी आ जाता है इनिबिटर में कभी कभार, उसी प्रकार डोपामिन भी कभी कभार आ जाता है, डोपामिन भी कभी कभार इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये ऐसी कैटेगरीज है, मैं इस पर स्टार बना देता हूँ, ये सब ऐसी कैटेगरीज है जो दोनों की तरह लगभग काम कर सकती है, दोनों की तरह काम कर सकती है, और हिस्टामिन तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब मेन इनिबिटरी होते हैं गाबा, गाबा का पूरा नाम देखिए क्या होता है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। दूसरा होता है ग्लाइसिन, तीसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, चौथा होता है हिस्टामिन। ठीक है, एक्चुअली हिस्टामिन और सीरोटोनिन और डोपामिन ये दोनों की तरह काम कर सकते हैं, दे एक्ट एज एक्साइटेटरी एंड एज वेल एज दे एक्ट एज इनिबिटरी। तो याद रखिएगा, क्लियर होगी ना बात। देखिए लिखा है हिस्टामिन के लिए इसमें स्टार बनाया था, मैंने आपको और भी बता दिया, डोपामिन के लिए भी स्टार बना दिया और सीरोटोनिन के लिए भी बना दिया। आई थिंक कि आपको साइनेप्स क्लियर हो गया होगा, और बार बार वीडियो देखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप बार बार वीडियो देखिएगा, वो दूर हो जाएगा। हालांकि मैंने सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई करा दी हैं। चलिए अब आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो हम आप स्टडी करेंगे ब्रेन। क्लियर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेन पढ़ने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को नर्व गैप जंक्शन भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज नर्व गैप जंक्शन, यानी नर्व के गैप जंक्शन, और प्रेजेंट थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने बोला था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और स्पेशली पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन कार्डियक नर्व में भी पाए जाते हैं। क्लियर, कार्डियक नर्व में भी पाए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भाग होते हैं, द फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और अभी हमें पढ़ना है ब्रेन। अच्छा देखिए, आप सबको अच्छे से पता होगा कि ब्रेन जो होता है हम लोगों के क्रैनियम में बंद होता है, ब्रेन हमारे स्कल के क्रैनियम में बंद रहता है। ठीक है, बिकॉज ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, इसीलिए ये देखिए क्रैनियम में बंद है, क्रैनियम। और ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से में बंद है, वर्टिब्रल कॉलम। में बंद है। क्लियर, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रैनियम, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, ब्रेन का जो वेट होता है वो लगभग 1.5 kg होता है, और जो हमारी क्रैनियल कैपेसिटी होती है वो होती है 1450 के अप्रॉक्स, 1450
सीसी, सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। क्लियर। और ब्रेन कैसा होता है? ब्रेन हॉलो ऑर्गन है कि सॉलिड? ब्रेन भी हॉलो होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी हॉलो होता है। ब्रेन की हॉलो कैविटी को वेंट्रिकल कहते हैं। ब्रेन के हॉलो कैविटी को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। आपने ये टर्म हार्ट के चैम्बर के लिए भी पढ़ा होगा, किसी भी चैम्बर को लगभग वेंट्रिकल कहा जा सकता है। इसी प्रकार हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी हॉलो है। स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को सेंट्रल कैनाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल कहा जाता है, ध्यान दीजिए। क्लियर। तो ब्रेन का वेट लगभग 1.5 kg। ब्रेन जो है वो क्रैनियम में बंद रहता है। हमारी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है? 1450 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है। ब्रेन कैसा है? हॉलो। स्पाइनल कॉर्ड भी कैसा है? हॉलो। ब्रेन की कैविटी को वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल की कैविटी को, उस सेंट्रल कैनाल इज द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा देखिए, ये दोनों जो होता है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, अभी आपको बताऊंगा। यहाँ एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन के अंदर भी होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड भी होता है। एग्जैक्ट पोजिशनिंग मैं बताने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट पोजिशनिंग मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। देखिए, ये हमारे हेड की स्किन है, ये हमारे हेड की स्किन है, ठीक है। और इस पे आपको पता है बाल पाए जाते हैं हमारे, इस पे हम लोगों के बाल पाए जाते हैं, हेयर्स। फिर आप देखो, एक पेरिटोनियम लेयर, पेरिओस्टियम लेयर पाई जाती है। किसी भी हड्डी के चारों तरफ क्या पाई जाती है? पेरिओस्टियम लेयर, पेरिओस्टियम लेयर पाई जाती है। फिर ये देखिए हमारा ब्रेन बॉक्स, यानी कि क्रेनियम, क्रेनियम को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। दिस इज ब्रेन बॉक्स। इसी के अंदर ब्रेन बंद होता है। लेकिन ब्रेन डायरेक्टली क्रेनियम के टच में नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है अगर ब्रेन डायरेक्टली क्रेनियम के टच में होगा तो ब्रेन बहुत डेलिकेट है, फ्रिक्शन हो जाएगा और ब्रेन जगह जगह से नष्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पर 3 लेयर जो है वो सराउंड करती है ब्रेन को। ब्रेन को कितनी लेयर सराउंड करती है? 3 लेयर। इन्हीं को मेनिंजेस भी कहते हैं, इन्हीं को मेनिंजेस भी कहते हैं, क्रैनियल मेनिंजेस। अभी हम एनसीईआरटी की थ्योरी में पढ़ेंगे, तीनों को मिला के बोलते हैं क्रैनियल मेनिंजेस। और इसके लिए एक फार्मूला है DAP। DAP या तो अंदर से याद करिए PAD पैड, या तो बाहर से याद करिए DAP। DAP ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड, पाया मैटर। आउटर मोस्ट क्रैनियल मेनिंजेस की लेयर ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरिकनॉइड, अंदर वाली पाया मैटर, अंदर वाली पाया मैटर। क्लियर हो गई बात। अब आप नोटिस करिए, ड्यूरा मैटर किसके टच में है? ड्यूरा मैटर क्रेनियम के जस्ट नीचे वाली लेयर के टच में है, क्रेनियम के जस्ट नीचे की तरफ ये जुड़ा हुआ है। जबकि जो पाया मैटर होता है वो ब्रेन के आउटर सरफेस से जस्ट लैमिनेटेड होता है। लैमिनेट मतलब उस पर मढ़ा हुआ है, लैमिनेटेड है। तो बताइए पाया मैटर ये किसके क्लोजेस्ट रिलेशन में है? तो आप बताओगे ब्रेन। जबकि ड्यूरा मैटर किसके क्लोजेस्ट रिलेशन में है? तो आप बताओगे क्रेनियम। ठीक है। दोनों के बीच में एक और जाल बिछा होता है, स्पाइडर वेब लाइक, इसको बोलते हैं एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड। ठीक है। क्लियर। पूछा जाता है नॉन वेस्कुलर लेयर कौन सी है? तो बताएंगे ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर नॉन वेस्कुलर लेयर होती है। हाईली वेस्कुलर लेयर कौन सी होती है? पाया मैटर, पाया मैटर। अच्छा आपको बता दूं, कुछ स्थानों पर पाया मैटर, जैसे मान लो ब्रेन अंदर से खोखला है तो ये ब्रेन की कैविटी हो गई। ब्रेन की कैविटी को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ब्रेन की कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल। कुछ स्थानों पर ये पाया मैटर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होने के बाद ये बना लेता है कोराइड प्लेक्सिस, कोराइड प्लेक्सिस। ऐसे बॉडी के अंदर 3 कोराइड प्लेक्सिस हैं, ठीक है, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। और इनका काम बता दूं, इनका काम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालना। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बताइए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ भर जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता कौन है? कोराइड प्लेक्सिस। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ भरा होता है? तो ये ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर भरा होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर भरा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा क्या ये ब्रेन के बाहर भी होता है? बिल्कुल, ये ब्रेन के बाहर भी होता है, क्योंकि ब्रेन में आगे हम पढ़ेंगे मेडुला। अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला। मेडुला में 3 होल होते हैं। मेडुला की ये वेंट्रिकल हो गई, मान लो ये मेडुला की वेंट्रिकल हो गई। तो यहाँ एक बीच में होल होता है और 2 किनारे होल होते हैं। इन होल के बारे में हमें जानना नहीं है, हालांकि बता दूं, M फॉर मीडियन, M फॉर मेगेंडी, M फॉर मीडियन, M फॉर मेगेंडी।
और L फॉर लेटरल, L फॉर लूस्का, L फॉर लूस्का। तो देखिए यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बन चुका है, तो ये ब्रेन के बाहर इन्हीं 3 होल से बाहर आ जाएगा। ब्रेन के बाहर ये इन्हीं 3 होल से आएगा, फोरामेन ऑफ मेगेंडी, फोरामेन ऑफ लूस्का। फोरामेन ऑफ लूस्का 2 होते हैं, जबकि फोरामेन ऑफ मेगेंडी 1 होता है। M फॉर मेगेंडी, M फॉर मीडियन, L फॉर लेटरल, L फॉर लूस्का। ठीक है, तो बताइए अब ये ब्रेन के बाहर आ जाएगा, तो ब्रेन के बाहर कहाँ आएगा, कोई गैप होना चाहिए। देखिए ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में एक गैप होता है, यहाँ समझिए, ड्यूरा मैटर ये रहा, एरेक्नॉइड ये रहा, और पाया मैटर ये रहा। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच के गैप को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ एक पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड। दिस इज नॉट ए CSF, दिस इज सीरस फ्लूइड। एक पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ है ताकि फ्रिक्शन को घटाया जा सके। इस स्पेस को जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच है, इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब देखिए मान लो ये मेडुला का पाया मैटर है, मेडुला का ये पाया मैटर है, तो इन्हीं में 3 होल हैं, 1 2 3। तो और अंदर क्या है, अंदर ब्रेन की वेंट्रिकल है, अंदर ब्रेन की वेंट्रिकल है, तो इसी में CSF बन चुका है, ये इन्हीं फ्लूइड द्वारा बाहर आ जाएगा। तो अब आप बताओ बाहर किस वाले स्पेस में आ रहा है, इट विल कम इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भर जाता है। तो मेरा क्वेश्चन बताइएगा, बताइए CSF क्या होता है। CSF एक ऐसा फ्लूइड है जिसका पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो क्यों, क्योंकि पूरे सेरिब्रम में, पूरे ब्रेन में भरा होता है। स्पाइनल क्यों बोला गया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी भरा होता है। फ्लूइड क्योंकि लिक्विड है। ये फ्लूइड कौन बनाता है, कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस क्या होते हैं, जब पाया मैटर ब्रेन के वेंट्रिकल यानी ब्रेन के खोखले भाग में धंस जाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं कोराइड प्लेक्सस, कोराइड प्लेक्सस। और ये कितने टाइप के होते हैं, 3, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। इनका काम क्या है, CSF बनाना। लेकिन CSF बाहर कैसे आएगा, मेडुला के पाया मैटर में 3 होल होते हैं, मेडुला के पाया मैटर में 3 होल होते हैं, और इन्हीं होल को बोलते हैं, बीच वाले होल को मेगेंडी और किनारे वाले होल को लूस्का। इनके द्वारा ये सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है। अब बाहर कहाँ आएगा, सब ड्यूरल स्पेस में आएगा कि सब एरेक्नॉइड में, सब एरेक्नॉइड स्पेस में आएगा। तो याद रखिए CSF फिल्ड इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। मतलब वी कैन से CSF नॉट ओनली प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बट ऑल्सो प्रेजेंट इन आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन सब एरेक्नॉइड स्पेस, इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए CSF के बारे में NCERT में नहीं दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा और टॉपिक आगे बढ़ा के देखते हैं। देखिए CSF का पूरा नाम था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, यानी ये प्लाज्मा से ही बना होता है। इसका कंपोजिशन लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है, और इसके ये ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। मतलब दे आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द ब्रेन बट ऑल्सो प्रेजेंट इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। कैसे बाहर आया था, 3 होल द्वारा। होल का नाम, मीडियन होल का नाम फोरामेन ऑफ मेगेंडी, और लेटरल होल का नाम फोरामेन ऑफ लूस्का। ठीक है, अब देखिए ये क्रैनियम और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन मतलब स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में प्रेजेंट था, दोनों के अंदर भी प्रेजेंट था, दोनों के बाहर भी प्रेजेंट था। ठीक है, ब्रेन के अंदर और ब्रेन के बाहर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। इसका 3 मेन फंक्शन होता है, इसका 3 मेन फंक्शन होता है। पहला फंक्शन नरिशमेंट, यानी कि पोषण पदार्थ देना, पोषक पदार्थ देना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ग्लूकोज सप्लाई करना, ये सारा। ये CO2 वगैरह को रिमूव करता है। नंबर 2 एक्सक्रीशन हो गया, नंबर 2 एक्सक्रीशन हो गया। और नंबर 3 प्रोटेक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को घटा देता है। तो 3 मेन काम बताइए CSF का। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 एक्सक्रीशन, नंबर 3 प्रोटेक्शन। इज इट क्लियर। हमारे एडल्ट पर्सन में, हम लोगों में या एडल्ट पर्सन में टोटल वॉल्यूम इसका होता है 150 ml, 150 ml। ठीक है, और इसका 125 ml जो होता है वो भरा होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, और 25 ml भरा होता है हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर और सेंट्रल कैनाल में भी भरा होता है।
CSF जो होता है वो सिक्रीट कौन करता है? कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। पहला वाला बताइए, एंटीरियर, दूसरा लैटरल, और तीसरा पोस्टीरियर। लेकिन अब हमारे सिलेबस में ये है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, दैट इज़ वाई आई हैव टू एक्सप्लेन। क्लियर? बट एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? जैसा कि आप जानते हो कि CNS में 2 पार्ट होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेन। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देखो, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये है ब्रेन। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ये ब्रेन है। इसके बाद का ये पॉइंट क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, व्हाट इज़ दिस? स्पाइनल कॉर्ड, जो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ब्रेन में कितने भाग हैं? ब्रेन में भी देखिए टोटल 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन में कितने भाग होते हैं? ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्लियर? 3 पार्ट्स में ब्रेन को हमने पोजीशन के आधार पे 3 भागों में बांटा है, फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, और आखिरी वाला हिंड ब्रेन। तो बताइए, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या है? फोर ब्रेन। ठीक है, सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है, किस तरह से हमको इसको स्टडी करना है, ये बातें मैं आपको बता दूं। अच्छा, ब्रेन किसका बना होता है? ब्रेन तो न्यूरॉन्स का ही बना है ना। न्यूरॉन्स में 2 भाग होते हैं, एक होता है साइटॉन या सेल बॉडी या सोमा, और एक होता है एक्सॉन। एक्सॉन भी 2 प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में ज़्यादातर माइलिनेटेड वाले पाए जाते हैं, क्योंकि ब्रेन काफ़ी फास्ट काम करना चाहिए। तो देखिए, जो ग्रे अपीयरेंस होता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो साइटॉन द्वारा दिया जाता है। साइटॉन और डेंड्राइट्स, साइटॉन एंड डेंड्राइट्स गिव्स ग्रे अपीयरेंस। इसको ग्रे मैटर कहा जाता है, ग्रे मैटर। जबकि जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर होता है वो फैट का बना होता है। बताइए, फैट का कलर कैसा होता है? वाइट या क्रीम कलर का? वाइट या क्रीम कलर या लाइट येलो बोल सकते हैं, तो इसीलिए ये वाइट मैटर कहलाता है। तो कितने पार्ट होते हैं ब्रेन में? कितने पार्ट दिखाई पड़ेंगे? एक ग्रे वाला और एक वाइट वाला। ये जो मैं डार्क डार्क पोर्शन दिखा रहा हूँ, दिस इज ग्रे मैटर, दिस इज ग्रे मैटर। तो वो इनके कारण है। जबकि जो मैं लाइट कलर दिखा रहा हूँ ये वाइट मैटर के कारण है। वाइट मैटर ये रहा, ग्रे मैटर ये रहा। क्लियर? ग्रे मैटर ये रहा। अब आगे चलते हैं, हम लोग ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, 4 ब्रेन में एनसीईआरटी में 3 भाग दिया हुआ है। पहला सेरिब्रम, ये देखिए, ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज सेरिब्रम, दिस इज नोन एज सेरिब्रम। और ये 2 हाफ स्फेयर का मिलके बना होता है, उनको बोलते हैं सेरिब्रम हेमीस्फेयर, सेरिब्रम हेमीस्फेयर। ठीक है, जैसे हम लोग अपने हेड को देखें तो हेड में 2 पार्ट का बना हुआ, हाफ जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा और हाफ राइट साइड पे होगा। तो इनको जोड़ने के लिए एक बैंड भी पाया जाता है, इन बैंड को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। अभी हम लोग देखेंगे। बताइए, लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, बोथ आर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ कॉर्पस, कॉर्पस मीन्स बॉडी, और कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम याद रखिएगा। और ये दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ देता है, वाइट फाइबर्स का बना होता है, वाइट फाइबर्स का बना होता है। दिस इज द यूनिक करेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मैमेलियन ब्रेन में पाया जाता है, बाकी किसी जगह पे ये नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? अब आगे, तो पहला पार्ट हो गया सेरिब्रम। ठीक है, अच्छा ये क्या दिख रहा है सेरिब्रम के आगे? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब में भी 2 भाग होते हैं। देखिए, ये जो आगे का उभरा हुआ भाग है ये कहलाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये जो सकरा भाग है ये कहलाता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। क्लियर? अब आगे, तो पहला पार्ट सेरिब्रम समझ में आ गया, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। फिर दूसरा पार्ट होता है थैलमस, लेकिन यहाँ थैलमस में नहीं बता करके आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताऊँ। थैलमस क्या होता है? एक्चुअली थैलमस जो होता है उसको मैं डायनसेफ्लॉन कह देता हूँ।
डायनसेफ्लॉन, थैलमस इज द पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है डायनसेफ्लॉन। कि एनसीईआरटी में एक जगह डायनसेफ्लॉन वर्ड दिया हुआ है लास्ट चैप्टर में। तो डायनसेफ्लॉन, तो डायनसेफ्लॉन में 3 भाग होते हैं। डायनसेफ्लॉन का ये वाला हिस्सा, डायनसेफ्लॉन इज होल पार्ट, दिस होल पार्ट इज नोन एज डायनसेफ्लॉन। इसका ये ऊपर वाला नॉन नर्वस भाग होता है, ध्यान से सुनिएगा, नॉन नर्वस भाग, इसमें नर्व्स नहीं पाई जाती, इनको बोलते हैं एपिथैलेमस, इनको बोलते हैं एपिथैलेमस। जबकि ये जो नीचे का नर्वस पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और ये जो दोनों के बीच का एरिया है, ठीक है, उनको बोलते हैं थैलमस, उनको बोलते हैं थैलमस, इनको बोलते हैं थैलमस। क्लियर? तो बताइए, एपिथैलेमस नॉन नर्वस, और ये बीच वाला भाग थैलमस, और उसके नीचे वाला भाग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलमस के नीचे का भाग, एपी ऊपर, किसके ऊपर है? थैलमस के ऊपर है, इसलिए नाम पड़ गया एपिथैलेमस। ये नॉन नर्वस, दिस इज नर्वस पार्ट। अब आप देख रहे हो ये जो एपिथैलेमस है यहाँ से भी एक ग्लैंड जो है वो जुड़ी होती है, ठीक है, इस ग्लैंड को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड या एपीफाइसिस। पीनियल ग्लैंड या एपीफाइसिस, पीनियल ग्लैंड का नाम आपने सुना होगा। और इस ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड या हाइपोफाइसिस। दिस इज एपीफाइसिस, सो दिस वन इज हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। क्लियर? इसके बगल में पीछे की तरफ यहाँ पर एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मैमिलरी बॉडी। अब मैमल में कौन सी बॉडी पाई जाती है? मैमिलरी बॉडी, मैमिलरी बॉडी, दिस इज नोन एज मैमिलरी बॉडी, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। चलिए, तो आई थिंक थैलमस क्लियर हो गया, हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया। अब मिड ब्रेन में देखिए, मिड ब्रेन में कोई खास एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसमें एक्चुअली ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिक लोब जो होते हैं वो दो, ये टोटल 2 होते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में कितने होते हैं? 2, 2 होते हैं, तो बोलेंगे कार्पोरा बाई जेमिना, कार्पोरा बाई जेमिना, कार्पोरा कार्पोरा बाई जेमिना। क्लियर? हमारे अंदर कितने होते हैं? 4, तो हम लोग में बाई की जगह क्वाड्री लगा देंगे, तो कार्पोरा क्वाड्री जेमिना। तो मैमल्स में कार्पोरा क्वाड्री जेमिना और एम्फीबियंस में कार्पोरा बाई जेमिना। और बता दूं, इनमें होते हैं 2, और कैसे होते हैं? हॉलो। हम लोग में कैसे होते हैं? 4, और कैसे होते हैं? सॉलिड, सॉलिड। क्लियर? इनको एंटीरियर वाले 2, 2 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर होते हैं, ठीक है, 2 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर होते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं, ये पार्ट क्या? अब ये खत्म हो गया मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में 3 भाग होते हैं, तो ये भाग देखिए, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। और ये भी सेरिब्रम की तरह 2 हाफ स्फीयर का मिलके बना होता है, इसीलिए इसको सेरिबेलम हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, सेरिबेलम हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। ये इसके नीचे की तरफ देखिए क्या है? पोन्स। ये नीचे की तरफ क्या है? पोन्स। पोन्स सभी पार्ट को जोड़ता है, इसलिए इसको ब्रिज भी कहा जाता है। तो देखिए, सेरिब्रम, सेरिबेलम क्लियर हो गया, पोन्स क्लियर हो गया, और ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है मेडुला। मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला का पूरा नाम क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर? अब आइए हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था बाहर की तरफ जो होता है वो ग्रे मैटर होगा, और अंदर की तरफ वाइट मैटर होगा। ग्रे मैटर किसकी वजह से था? साइटोन की वजह से और डेंड्राइट्स की वजह से। जबकि वाइट मैटर किसकी वजह से था? तो वाइट मैटर जो था वो था माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है, पहले तो आपको बताया था कितने होते हैं? 2, दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम किस प्रकार का फाइबर है? वाइट फाइबर। इट इज़ द यूनिक करेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। जैसे मान लो एक सेरिब्रम हेमिस्फीयर ये है, दूसरा सेरिब्रम हेमिस्फीयर ये है,
दोनों को आपस में इस तरह के बैंड्स जोड़ देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोसम। दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन, सिर्फ मैमल में पाया जाएगा, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। क्लियर? और आपको बता दूं, ब्रेन अंदर से खोखला है तो ये भी खोखला है, ये भी खोखला है। यहाँ की कैविटी को फर्स्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, यहाँ की कैविटी को सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं। चूंकि दोनों एक दूसरे के राइट और लेफ्ट में है, इसलिए इनको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल। कोई चीज़ अगर राइट और लेफ्ट में हो हमारी बॉडी के तो क्या बोलते हैं? लैटरल वेंट्रिकल। तो फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकेंड वेंट्रिकल दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सेरिब्रम हेमिस्फीयर अंदर से हॉलो है कि सॉलिड? हॉलो। उसकी कैविटी का नाम, एक है फर्स्ट वेंट्रिकल, एक को बोलेंगे सेकंड वेंट्रिकल। लेफ्ट वाली को फर्स्ट बोल दीजिए, राइट वाली को सेकंड बोलिए। और इन दोनों एक दूसरे के लैटरल साइड में, इसलिए इसको लैटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बताइए सेरिब्रम हेमिस्फीयर का बाहर का भाग किसका बना है? ग्रे मैटर का। और अंदर का भाग किसका बना है? व्हाइट मैटर का। ग्रे मैटर, ग्रे कलर क्यों आया? साइटोन और डेंड्राइट्स के कारण। जबकि व्हाइट मैटर क्यों आया? एक्सॉन के कारण। कौन सा एक्सॉन? मेडुलेटेड की नॉन मेडुलेटेड? मेडुलेटेड एक्सॉन के कारण। क्लियर? और देखिए, जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा ग्रे मैटर होगा, जिस एनिमल में जितना ज़्यादा ग्रे मैटर होगा, उसकी इंटेलिजेंसी उतनी ज़्यादा। साथ में उसमें जितने ज़्यादा ये गायरी और सल्की होंगे, उसकी इंटेलिजेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, इन उभारों को बोलते हैं गायरी। एनसीईआरटी लिखा है प्रोमिनेंट फोल्ड्स, तो गायरी। और इन गड्ढों को बोलते हैं सल्की। गायरी और सल्की, गायरी और सल्की। क्लियर हो गया? गायरी और सल्की जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और पर्सन की इंटेलिजेंसी उतनी ज़्यादा। आपको बता दूं, अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर हर एनिमल में वेरी करता रहता है, लेकिन एक ही स्पीसीज के दो मेंबर में बिल्कुल सेम होता है। एक ही स्पीसीज के दो मेंबर में ऑलमोस्ट सेम होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था, यहाँ दो भाग थे, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक सेरिब्रल मेडुला। कॉर्टेक्स किसे बोलते थे? बाहर वाला जो ग्रे मैटर का पार्ट था। अंदर वाला जो व्हाइट मैटर का पार्ट था उसको मेडुला बोलते थे। ठीक है। तो जो ग्रे मैटर वाला पार्ट होता है, ये काफ़ी सेंसिटिविटी देता है इंसानों को। सेंसिटिविटी कौन देता है? ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि ये साइटोन और डेंड्राइट्स का बना होता है। और इम्पल्स हमेशा कहाँ से अंदर आती है? डेंड्राइट से। इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। इसका ज़्यादा होना यानी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के बराबर होगा। तभी मैंने बोला था अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर जिस एनिमल में जितना ज़्यादा होगा, उसकी इंटेलिजेंसी उतनी ज़्यादा। और साथ में इनके फोल्ड्स के नंबर भी उसके इंटेलिजेंसी को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, जो ग्रे मैटर होता है उसमें तीन एरिया पाए जाते हैं। तीन एरिया पाए जाते हैं। मैंने फार्मूला बनाया है समा, यानी सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। देखिए, सेंसरी एरिया वो होते हैं जो संवेदना को रिसीव करेंगे। सेंसरी एरिया वो होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके ब्रेन तक लाएंगे। बताइए, अगर किसी स्टिमुलस को रिसीव करके सेरिब्रम तक लाया गया तो उसको सेंसरी एरिया बोलते हैं। और अगर उस रिस्पॉन्स को वापस ले जाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोटर एरिया, मोटर एरिया बोलते हैं। अब देखिए, सेंसरी एरिया इसको मान लें और मोटर एरिया इसको मान लें, तो ये क्या करेगा? ये स्टिमुलस को लाएगा और ये रिस्पॉन्स को वापस ले जाएगा। लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसा भी एरिया होता है, ठीक है, जो ना तो सेंसरी है और ना मोटर। उनको एसोसिएशन एरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंसरी से मोटर को एसोसिएट करता है। ठीक है। जैसे मान लो कोई संवेदना आई, अब ये संवेदना आने के बाद, ठीक है, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी। रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए मैंने पेन पकड़ा, तो पेन कोई कलर का होगा, मैं उससे पकड़ रहा हूँ। पकड़ने के बाद सेंसेशंस मेरे ब्रेन में आया, ब्रेन से एसोसिएशन एरिया में चला गया। अब ये एसोसिएशन एरिया में मेमोरी स्टोर हो गई। मेमोरी स्टोर हो गई तो मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? एसोसिएशन एरिया में स्टोर हो जाती है कि पेन किस कलर का था, कितना मोटा था, कितना पतला था, ठीक है ना, पेन किस तरह का चलता था। तो ये सारा मेमोरी यहाँ स्टोर हो जाएगी। और देखा आपने, इसने सेंसरी वाले इम्पल्स को मोटर में ले जाके ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ये कम्युनिकेशन भी कर रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहा है और इंटर सेंसरी एसोसिएशन भी कर रहा है। यानी इसके तीन काम हैं। एसोसिएशन एरिया के तीन काम होते हैं। फार्मूला है माइक, MIC। पहला स्टोरेज ऑफ मेमोरी, दूसरा इंटर सेंसरी एसोसिएशन,
यानी कई सारी संवेदनाओं को जो ला रहा है सेंसरी वाली, उसको क्या करना, कम्युनिकेट करना और उसको स्टोर कर लेना, ठीक है, मेमोराइज करना, इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन करना, उसके बाद इंटर सेंसरी एसोसिएशन और कम्युनिकेशन करना, ये इसका काम है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये बात हमें समझ में आ गई। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं थैलमस के बारे में। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? थैलमस का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है, थैलमस का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो कौन घेरे रहता है? वो इसके थ्रू सराउंडेड होता है, वो सेरिब्रम के थ्रू सराउंडेड होता है। हालांकि फिगर को आसान बनाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, वरना वो थैलमस इज रैप्ड बाय द सेरिब्रम हेमिस्फीयर। और ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एपिथैलमस। नॉन नर्वस है कि नर्वस? नॉन नर्वस होता है। नीचे वाला कैसा है? नीचे वाला नर्वस है। नाम क्या है? हाइपोथैलमस। इस ग्लैंड का नाम मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस, और इस ग्लैंड का नाम पीनियल ग्लैंड या फिर एपीफाइसिस। कितनी बात क्लियर हो गई? थैलमस का काम क्या है? थैलमस को रिले सेंटर कहा जाता है। थैलमस को रिले सेंटर कहा जाता है। थैलमस का क्या काम है? ठीक है, देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ। थैलमस रिले सेंटर होता है और ये क्या करता है? ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेटिंग मेजर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बिटवीन सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स। यानी ये सेंसरी और मोटर इम्पल्स को कोऑर्डिनेट कर देता है। ये बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में मदद करता है और ये सेंसरी और मोटर को आपस में कोऑर्डिनेट कर देता है। इसका मतलब इसको रिले सेंटर भी कहते हैं। रिले का मतलब ही होता है स्टिमुलस को पास होने देना, और अगर ये डैमेज हो गया तो व्यक्ति कोमा में पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इफ़ इट इज़ डैमेज तो पर्सन कहाँ पहुंच जाएगा? पर्सन पहुंच जाएगा कोमा में। याद रखिए, पर्सन पहुंच जाएगा कोमा में। क्लियर हो गई बात? अब आगे का देखते हैं। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस के काम को हम समझते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस को हम ऐसे समझ सकते हैं, हाइपोथैलेमस की मैंने स्पेलिंग लिख दिया, तो हाइपोथैलेमस को ऐसे समझ लीजिएगा, हार्मोनल सेंटर। HYPO का मतलब बोल दो, हार्मोनल सेंटर। यानी ये हार्मोनल सेंटर होता है, हार्मोनल सेंटर। आपको पता होगा यहाँ से न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन निकलते हैं दो प्रकार के, एक रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं और एक इनिबिटरी हार्मोन निकलते हैं। इसीलिए इसको रियल मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, वाइल रियल मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। और आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन। टोटल ब्रेन का सबसे छोटा भाग है, ठीक है, जबकि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सबसे छोटा कौन सा था? मिड ब्रेन। तो ये पूरे ब्रेन का सबसे छोटा और हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है। आप देखो यहाँ पे हार्मोनल सेंटर बोला हम लोग ने, रियल मास्टर ग्लैंड भी बोला। यहाँ से दो हार्मोन निकलते, रिलीजिंग एंड इनिबिटरी, जो आपने पढ़ा भी होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन में। अच्छा, टी का मतलब क्या होता है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, यानी तापमान को नियंत्रित करना। हमारा टेम्परेचर हमेशा 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, चाहे बाहर जितनी गर्मी या सर्दी हो। तो इसका मतलब ये रेगुलेशन कौन कर रहा है? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। फिर एच का मतलब क्या हो गया? एच का मतलब हो गया हंगर और थर्स्ट सेंटर। हंगर और थर्स्ट सेंटर याद रखिएगा। एच का मतलब बोल दो हंगर सेंटर, और उस भूख और प्यास वर्ड एक साथ आता है तो भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, ये सारा होता है। LAMU का मतलब आप बोल देना, LAMUS का क्या मतलब है? LAMUS का ये मतलब है लिम्बिक सिस्टम। दिस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। मतलब ये इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल करेगा, लव, हेट, खुशी, गम, ये सारा ये कंट्रोल करेगा। और एस फॉर सेक्सुअल अराउजल भी कंट्रोल करेगा, यानी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार है। मोटी मोटी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये हर उस इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। क्लियर? जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, जिसका कोई एविडेंस ना हो। तो याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो होता है वो उस सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, जिसका कोई एविडेंस ना हो। क्लियर? जैसे भूख, प्यास, ठीक है, आप ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे गर्मी लगी तो कितनी गर्मी लगी, आप ये एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते, हमको इतनी गर्मी लग रही है। आप ये बोलोगे गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते।
तो ये आप मोटा मोटा याद रख सकते हो। तो हाइपोथैलेमस का काम समझ में आ गया, थैलेमस का काम समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे का देखते हैं। अब देखिए जो मिड ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, उसमें मैंने आपको बोला था 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं और 2 होते हैं एंटीरियर एंड 2 इज पोस्टीरियर। ठीक है, इनको हम लोग सुपीरियर कोलिकुली भी कहते हैं, सुपीरियर कोलिकुली, सुपीरियर कोलिकुली। और ये होता है इन्फीरियर कोलिकुली, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, वर्टिकल पॉस्चर वाले हैं, हम सीधे खड़े हो गए तो हमारे अंदर ये ऐसे लेटा हुआ नहीं होगा ना, जैसे कोई एरो ऐसा है तो इधर होगा तो एंटीरियर, इधर होगा तो पोस्टीरियर। अगर इसको हम सीधा खड़ा कर दें इंसानों में तो ये हो जाएगा सुपीरियर, ये हो जाएगा इन्फीरियर। तो ये जो एंटीरियर था इसी को सुपीरियर और ये जो पोस्टीरियर था इसी को इन्फीरियर कोलिकुली कहते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना, कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्स। अब विजुअल रिफ्लेक्स कैसे होता है, आप मान लो बाहर जा रहे हो, अचानक से कोई उड़ता हुआ कण आपकी आंख की तरफ आ जाए तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाएंगी, पलकें झपक जाएंगी, तो ये क्या हुआ, विजुअल रिफ्लेक्स। और ये क्या होता है, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अब ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है, मान लो आप अपने घर में हो और आपके घर में डॉगी पाला हुआ है आपने, तो अगर डॉगी ने भूखा तो आपकी जो सर है, आपका जो हेड है वो किस तरफ टर्न करेगा, जिधर से आवाज़ आई है कि जिधर से आवाज़ नहीं आई है, जिधर से आवाज़ आई है ना, ये होता है। या फिर जब हम लोग बचपन में कभी क्या करते थे, बैठ के अपना काम कर रहे थे पापा, तो हम लोग क्या करते थे, पापा को पीछे से जाके तेजी से कान में चिल्ला देते थे, पापा एकदम से चौंक जाते थे। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स, दिस इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स, तो याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, हाइंड ब्रेन को देखते हैं। देखिए हाइंड ब्रेन में ये है सेरिबेलम हेमिस्फीयर, सेरिबेलम हेमिस्फीयर भी 2 हाफ स्फीयर का बना होता है। ठीक है, और आपको बता दूं ये सॉलिड होता है, ब्रेन के 2 भाग सॉलिड होते हैं, पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है पोन्स, ये दोनों सॉलिड होता है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और ये जो सेरिबेलम हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, इसका क्या काम होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, उसके पहले आपको आगे का बता दूँ। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए वो सारे रिफ्लेक्स जो हमारी लाइफ से संबंधित है, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो मेडुला से कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कार्डियक सेंटर यही मेडुला में होते हैं, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यहाँ पाया जाता है, यानी ब्रीदिंग सेंटर यहीं होता है, ठीक है, कार्डियक सेंटर यहीं पे होता है, वॉमिटिंग सेंटर यहीं पे होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के लिए जो कंट्रोल होता है वो भी यहीं से होता है। तो मेडुला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेडुला प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर वाइटल एक्टिविटी। अगर मेडुला किसी एक्सीडेंट में नष्ट हो गया तो व्यक्ति मर जाएगा, इमीडिएटली मर जाएगा, क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगी और भी बहुत सारे प्रोसेसेस रुक जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसके डिफरेंट फंक्शन को देखते हैं और एनसीईआरटी से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, द ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग ऑर्गन। जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। इसको मैं तो कहता हूँ सीपीयू, सीपीयू यानी क्या, जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे बस यहाँ लिख दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन यानी सीपीयू बोला जा सकता है। अब आगे देखिए इसका क्या काम होता है, ये कमांड भी देता है और कंट्रोल सिस्टम भी हमारी बॉडी का। आपको पता है हमारा ब्रेन कमांड भी देता है क्या करें क्या ना करें और कंट्रोल भी करता है, ठीक है, हाथ पैर को कंट्रोल करता है, हमारे मानसिक संतुलन को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, अभी बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट कहाँ से कंट्रोल होता है बता दूं आपको, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। बैलेंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सेरिबेलम होता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सेरिबेलम। जबकि वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए जैसे लंग्स, हार्ट और किडनी हो गया, इसके लिए मेडुला वगैरह होता है और हाइपोथैलेमस भी होता है। थर्मो रेगुलेशन बताया था हाइपोथैलेमस, हंगर हाइपोथैलेमस, थर्स्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, सिर्केडियन यानी 24 आवर की रिदम भी जो होती है बॉडी में, ये सब कंट्रोल होते हैं हमारी ब्रेन द्वारा, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है।
कौन सा हार्मोन है जो 24 आवर साइकिल को कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन मेलाटोनिन याद रखिएगा, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। उसके अलावा एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। किसको? रियल मास्टर ग्लैंड बोला था, हाइपोथैलेमस वाज रियल मास्टर ग्लैंड, तो वो किसको कंट्रोल करेगा? मास्टर ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस। और ये ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करेगा, मैंने बताया था ना, लव, हेट, ये सारे, खुशी, गम, ये सारी। It also the site for the processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, thoughts, ये सारे ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। अच्छा, हम लोगों का जो ब्रेन होता है ये स्कल द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। स्कल, स्कल का कौन सा रीजन? क्रैनियम, याद आया? क्रैनियम। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रैनियल मेनिंजेस। मैंने बोला था 3 कवरिंग होती है, उनको बोलते थे क्रैनियल मेनिंजेस। मैंने फार्मूला बताया था DAP यानी ड्यूरा मैटर, आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर, और ये बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है। जबकि बीच वाला जो पतला लेयर होता है वो एरेक्नॉइड कहलाता है, ठीक है ना। D के बाद A बताया था, एरेक्नॉइड, और ये जाल जैसा होता है। फिर अंदर की तरफ जो होता है एक और लेयर पाई जाती है, और ये लेयर ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। इसका नाम क्या बताया था? पाया मैटर यानी P। फार्मूला क्या था? DAP या फिर PAD, अंदर से बाहर जाएं तो। ब्रेन जो होता है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर चुके हैं? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखिए अब हम फोर ब्रेन को समझेंगे। फोर ब्रेन को हम लोग समझेंगे। जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, उसमें 3 पार्ट आपको बताए थे, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी सबसे बड़ा भाग क्या दिख रहा था? सेरिब्रम। और ये एक फिजर द्वारा लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ गोलों से बना था। कैसे? ये देखो इधर ऐसे बनाया था, ये देखो इधर ऐसे बनाया था, और यहाँ पे देखिए एक फिजर है, ये फिजर जो है ये दोनों को अलग कर रही है, और ये जो फाइबर थे ये इन दोनों को जोड़ देते थे। फाइबर का नाम क्या था? फाइबर का नाम था कॉर्पस कैलोसम। इट वॉज यूनिक फीचर ऑफ मैमल। देखिए लिखा है विच आर टर्म्ड एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। लेफ्ट आधा गोला, राइट आधा गोला, तो लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर। कैसा नर्व फाइबर था? वाइट, तो वाइट नर्व फाइबर था, उससे जुड़ा होता है। इनको बोलते थे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मतलब बाहर की जो कवरिंग होती है इसको बोलते थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और मैंने बताया था इसके ऊपर फोल्ड पाए गए थे। फोल्ड का नाम बताएंगे आप? गायरी और सल्की, गायरी एंड सल्की। क्लियर? जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो था वो ग्रे मैटर का बना था। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? ग्रे। किसके कारण था? साइटोन और डेंड्राइट्स। द न्यूरॉन्स सेल बॉडी आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग दिस कलर। तो देखो सेल बॉडी होगी तो डेंड्राइट्स भी होंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द मोटर, सेंसरी एंड a large region which was neither sensory nor motor, और उसका नाम है एसोसिएशन एरिया। मतलब बोला था, फार्मूला बताया था, समा, SMA, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। सबसे बड़ा फिगर किसका बना था? एसोसिएशन एरिया का। इसका काम क्या था? इसके 3 काम थे। देखो क्या लिखा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कंट्रोल करता है। फार्मूला क्या था इसका? माइक। माइक, माइक का मतलब मेमोरी, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, यानी बहुत सारे जो सेंसरी इम्पल्स हैं उनको आपस में लाना, कनेक्ट करना और कम्युनिकेट कर देना। तो कम्युनिकेट करना, फार्मूला क्या बना? माइक। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। मैंने क्या बताया था? जो फाइबर था, एक्सॉन फाइबर था, वो माइलिन शीथ द्वारा ढका था, और वो अंदर का भाग बनाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर का भाग बनाता है, और इसीलिए वो अपारदर्शी वाइट कलर का होता है। मैंने बताया था, वीडियो देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद वो वाइट मैटर बना देता है, बाहर का हिस्सा ग्रे और अंदर का वाइट। द सेरिब्रम wraps around a structure
कॉल्ड द थैलमस, यानी सेरेब्रम ने जिस स्ट्रक्चर को घेरा था उसको थैलमस बोलते थे। और थैलमस का मेजर काम क्या था? सेंसरी और मोटर सिग्नल को आपस में कोऑर्डिनेट करना, इसीलिए हम लोग ने इसको रिले सेंटर भी बोला था। क्या बोला था? रिले सेंटर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसके बेस पर प्रेजेंट था? बताइए जरा। थैलमस। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे सेंटर्स थे, ठीक है, जो क्या कर रहे थे? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था, याद करिए थर्मो रेगुलेशन। हंगर यानी ईटिंग को कंट्रोल कर रहा था। थर्स्ट यानी ड्रिंकिंग को कंट्रोल कर रहा था। और उसके अंदर बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाई गई थी। याद करिए कितने हार्मोन निकाली थी? 2। रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन, और इन्हीं को हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। देखिए ये मैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ यहीं पे, यहाँ से पढ़िएगा। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो अंदर का भाग होता है, और बहुत सारे पार्ट होते हैं जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एमिग्डाला एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, दरियाई घोड़े जैसा होता है, हिप्पोकैम्पस होता है ना एक दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं सी हॉर्स, तो ये जो होता है हिप्पोकैम्पस उसके समान होता है। और ये सब मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम में चूंकि हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व हो गया, तो हाइपोथैलेमस का काम था सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना और इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे एक्साइटमेंट प्लीजर, ठीक है, क्रोध, गुस्सा, मोटिवेशन, ये सब कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को और क्या कहते हैं? लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब भी कहते हैं। अब देखिए मिड ब्रेन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चलिए देखते हैं। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मतलब मिड ब्रेन की लोकेशन क्या थी? थैलमस या हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ था फोर ब्रेन के, और हाइंड ब्रेन के पोन्स तक प्रेजेंट था। और कैनाल जो इसके अंदर होती है उसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, इसी को ईटर कहते हैं, ईटर भी कहा जाता है, ईटर। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में 4 गोले पाए गए थे। कैसे थे? सॉलिड की हॉलो सॉलिड। क्या नाम था? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कितने टाइप के थे? 2, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी सुपीरियर कोलिकुली और इंफीरियर कोलिकुली। इनका क्या काम था? इनका काम था विजुअल रिफ्लेक्स, इनका काम था ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर के ब्रेन स्टेम बना देते हैं। एक्चुअली अगर आप ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन कुछ इस तरह से रफली दिखता है। तो ब्रेन का जो ये भाग होता है ये ट्री के डोम से पार्ट से मिलता है और ये स्टेम की तरह मिलता है, तो इसीलिए इसको बोला गया क्या चीज़? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आ जाएगा? मिड ब्रेन आ जाएगा और हाइंड ब्रेन आ जाएगा, हाइंड ब्रेन आ जाएगा। क्लियर? देखिए अब हाइंड ब्रेन पढ़ते हैं। द हाइंड ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। पोन्स आया था इसमें, सेरिबेलम हेमिस्फीयर आया था, और मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स जो था वो बहुत सारे फाइबर का बना था और इसका काम होता है डिफरेंट रीजन को आपस में जोड़ना, इसीलिए हम लोग इसको ब्रिज भी कह सकते हैं। सेरिबेलम हैज़ ए वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस। सेरिबेलम पे भी बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ताकि वो बहुत सारे न्यूरॉन्स को एडजस्ट कर सके। और सेरिबेलम का मेन काम होता है हमारी बॉडी के अंदर के बैलेंस को संतुलित करना, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। क्लियर? मेडुला मैंने आपको बताया था वाइटल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है और ये जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, फिगर में आपको दिखाया था। मेडुला के अंदर कौन कौन से सेंटर थे? रेस्पिरेटरी सेंटर था, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर था, ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर था। तो याद रखिए ये सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है जिससे लाइफ मेंटेन होती है। अब मैं आपको सारे बता देता हूँ, सारे वेंट्रिकल एक साथ। क्लियर? देखिए मैं ब्रेन के वेंट्रिकल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ब्रेन की जो वेंट्रिकल होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पर पाया जाता है सिलिएटेड एपिथीलियम। ठीक है, सिलिएटेड एपिथीलियम होता है जो CSF को फ्लो देता है, जो CSF को क्या करता है? डायरेक्शन देता है या फ्लो देता है, क्योंकि आपको पता है सीलिया किसी भी फ्लूइड को फ्लो देते हैं। सबसे पहले यहाँ की वेंट्रिकल, यहाँ ये क्या है? सेरिब्रम हेमिस्फीयर,
यहाँ पे दो वेंट्रिकल थी, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल, ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल, इन्हीं को बोला जाता है लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल। अच्छा, दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और जिस प्लेस पर जुड़ते हैं उसको बोलते हैं फोरामेन मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक नई वेंट्रिकल में खुल जाते हैं। ये नई वेंट्रिकल कहाँ की है? डायनसेफ्लॉन की, इसीलिए इसको डायोसील भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायोसील, इसको डायोसील भी कहते हैं। चूंकि ये थर्ड नंबर पे आ रहा है इसलिए इसको थर्ड वेंट्रिकल भी कहा जाता है, थर्ड वेंट्रिकल भी कहा जाता है, ठीक है। अब मिड जो ब्रेन होती है उसमें कोई ट्रू कैविटी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे एक नैरो पैसेज होता है, उसको बोलते हैं एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर ईटर, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर, ये एनसीईआरटी में टर्म दिया था एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, नैरो पैसेज को बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम नहीं दिया था जो मैं बता दे रहा हूँ, ईटर, ईटर। फिर ये तो कैसा था? सेरिबेलम हेमिस्फीयर कैसा है? सॉलिड। पोन्स कैसा है? सॉलिड। ये क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी कैविटी होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी कैविटी होती है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाली कैविटी जो होती है मेटासील कहलाती है, मेटासील, क्योंकि बाद में होती है इसलिए मेटा वर्ड आया। और चूंकि ये फोर्थ नंबर पे आ रही है इसलिए फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। आप बोलोगे सर फोर्थ पे तो ये आ रही है, नहीं, एक्चुअली दिस इज ए नैरो पैसेज ओनली, दिस इज नॉट अ ट्रू कैविटी, इसको ट्रू वेंट्रिकल नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो पैसेज है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन सुनिए, लैटरल वेंट्रिकल को, लैटरल वेंट्रिकल को डायोसील से कौन जोड़ता है? लैटरल वेंट्रिकल को डायोसील से कौन जोड़ता है? आंसर आएगा फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। अब बताइए थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल को कौन जोड़ता है, या डायोसील से मेटासील को कौन जोड़ता है? आंसर आएगा एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो बार बार वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको डेली में बना रहा हूँ आपको मिलती रहे, इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता रहे। क्लियर? ऑल द बेस्ट।